Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. कॉमन कोर्ट वर्सेज स्पेशल कोर्ट की श्रृंखला में आज पार्ट 4 प्रस्तुत करेंगे। पार्ट 4 में जो ध्यान केंद्रित करने का विषय था कॉमन रिलीजियस कोड वर्सेज स्पेशल रिलीजियस कोड, लेकिन यह बहुत विस्तृत कंसेप्ट है और देश में अभी ज्ञानवापी मंदिर और मस्जिद के संदर्भ में कॉमन रिलीजियस कोड पर किसी न किसी रूप में काफ़ी चर्चाएं हो रही है। अतः मैं इस पर जो एक परिदृश्य प्लेस करना चाह रहा था उसको सीमित करते हुए आज अपने आप को प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर चर्चा तक सीमित रखने चाह रहे हैं। विस्तार से हम फिर कॉमन रिलीजियस कोड वर्सेज स्पेशल रिलीजियस कोड पर चर्चा करेंगे। आज हम प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और इस पर चर्चा की क्यों आवश्यकता है, ये 3 पैराग्राफ में अपनी बात को रखिए। पहली चीज जान ले कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का कंटेंट क्या है, मूल तथ्य क्या है। जब मूल तथ्य की ओर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि इसमें कहा गया है कि 1947 15 अगस्त 1947 को देश के अंदर जो रिलीजियस प्लेस जिस स्वरूप में, जिस प्रकृति में, जिस चरित्र में रहा है उसे मेंटेन किया जाएगा। 15 अगस्त 1947 के दिन देश के अंदर जिस धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, उपासना स्थल, वर्शिप प्लेस जिस रूप में, जिस चरित्र में, जिस अवस्था में, जिस प्रकृति में रहा है उसे बनाए रखा जाएगा। और कोई व्यक्ति यदि इसे बदलने का प्रयास करेगा तो वह दंड का भागी होगा, उसे 3 साल की सजा या फाइन की जाएगी। यही कंटेंट, यही है, मूल तथ्य यही है। साथ ही साथ इस एक्ट में वर्शिप प्लेस की व्याख्या भी की गई है, जिसमें कहा गया है कि वर्शिप प्लेस का मतलब होगा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, मॉनेस्ट्री और एनी अदर पब्लिक रिलीजियस प्लेस जहाँ पर पूजा की जाती हो, उपासना की जाती हो, उसे धार्मिक स्थल, पूजा स्थल कहा जाएगा। यही इसकी बात है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अगर कोई इसे बदलेगा, नो पर्सन शैल कन्वर्ट, किसी समूह, ग्रुप, सरकार या किसी आदेश की बात नहीं है। कोई व्यक्ति अपने मन से इस सार्वजनिक धार्मिक स्थल के स्वरूप के चरित्र को बदल नहीं सकता है। नो पर्सन शैल, नो पर्सन है, किसी समूह, ग्रुप या सरकार के आदेश की बात नहीं है। साथ ही कभी कहा गया है कि इसमें अगर आपस में कोई विवाद होता हो तो जो इससे संबंधित पक्षकार हैं वह आपस में समझौता करके वह इस एक्ट के सेक्शन 4C में कहा गया है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता हो तो आपस में
समझौता करके संबंधित व्यक्ति इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। यह सेटलमेंट है, म्यूचुअल सेटलमेंट की बात है, विभिन्न पक्षकार पार्टीज के लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि एंशियंट और जो पुरानी चीज़ें, एंशियंट एंड हिस्टोरिकल जो मोनूमेंट्स हैं और आर्कियोलॉजिकल सर्वे है, इसके कवरेज से बाहर रखा गया है। इसके सेक्शन 4(3)(a) में कहा गया है कि जो पुरानी, प्राचीन, एंशियंट, ऐतिहासिक जो मॉन्यूमेंट्स हैं और जो पुरातत्व विभाग की एस्ट्रोलॉजिकल साइट है, उसको इस एक्ट के क्षेत्र से बाहर रखा गया है। उस पर वो अपने जो पुराने नियम जो इन्फोर्स हैं उसी के अनुसार आर्कियोलॉजिकल साइट का सर्वे होगा, काम होगा। अब इस एक्ट के कंटेंट इतने हैं, जब इसकी हम व्याख्या करते हैं तो हम पाते हैं कि इस एक्ट का नाम प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेसेज ऑफ प्रेयर एक्ट नहीं है। अर्थात इस एक्ट में कहीं भी प्रेयर शब्द को नहीं रखा गया है, अर्थात प्रेयर स्थल को इससे मुक्त रखा गया है। एक बात है। दूसरी चीज़ है कि इस एक्ट में कहीं तीर्थ स्थल की बात नहीं है। अगर कोई तीर्थ स्थल है तो वह तीर्थ स्थल को इस क्षेत्र से एक तरह से बाहर रखा गया है, इसमें कहीं कोई चर्चा नहीं है। अर्थात इस एक्ट की जो कमी कहा जाए, या इस एक्ट में तीर्थ स्थल का वर्णन नहीं है। अगर कोई तीर्थ स्थल में कोई विवाद होता हो तो यह एक्ट लागू होगा या नहीं होगा, यह व्याख्या के विषय है। अगर कोई प्रेयर स्थल और पूजा स्थल के बीच विवाद हो तो यह लागू होगा कि नहीं लागू होगा, यह व्याख्या की बातें हैं। यह 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं। फिर इसकी पृष्ठभूमि में जाते हैं, तो जब हम पृष्ठभूमि को देखते हैं कि यह एक्ट आखिर आज़ादी के 42 वर्ष के बाद 1991 में, संविधान लागू 1950 में हो गया, लेकिन यह एक्ट 1991 जुलाई में आया और 11 जुलाई 1991 से यह लागू हुआ। ऐसा क्यों? इसकी पृष्ठभूमि में जाते हैं तो हम पाते हैं कि नेहरू लियाकत समझौता के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ था कि अपने अपने देशों में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए, उनके संपत्ति की रक्षा के लिए, उनके धार्मिक स्थलों की रक्षा के लिए दोनों सरकार अपने अपने क्षेत्र में प्रयास करेगी। पाकिस्तान ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन भारत आज़ादी के बाद वह प्रयास करते रहा। पाकिस्तान ने अपने क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के लेकर कोई विशेष ठोस कदम नहीं उठाए। भारत अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है, अल्पसंख्यक के विभाग, डेवलपमेंट के लिए विभाग खोले गए हैं, स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं, उनके मदरसा, वक्फ बोर्ड संबंधी कानून बनाए गए। यद्यपि वक्फ बोर्ड के कानून अपने आप में कंट्रोवर्शियल है, उसमें पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारी कार्य किए गए, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर इसके पृष्ठभूमि का दूसरा कारण देखते हैं कि भारत में राम जन्मभूमि का जो विवाद चल रहा था, उस विवाद के बाद कांग्रेस अपने मुस्लिम वोटर पर पकड़ कुछ ढीली पड़ रही थी, अल्पसंख्यकों के वोटर पर उनकी पकड़ कुछ ढीली पड़ रही थी। इस आलोक में भी यह एक्ट लाया गया ताकि अल्पसंख्यक भारत में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके और लियाकत नेहरू एग्रीमेंट का कंटेंट जो है, थीम जो है, इम्प्लीमेंट हो सके और अल्पसंख्यकों को पूरे एहसास हो कि हम भारत में सुरक्षित हैं, जिसे बीजेपी ने अपीजमेंट पॉलिसी कहा। इस अपीजमेंट पॉलिसी, बीजेपी के शब्दों में कांग्रेस के अपीजमेंट पॉलिसी का परिणाम यह एक्ट है। परिणाम तो हम देखेंगे कि संसद में इस एक्ट के बहस के दौरान
बीजेपी ने इसके एक्ट का विरोध किया था और साथ ही साथ मतदान में भी भाग नहीं लिया था, बल्कि मतदान के समय भी बहिष्कार किया गया था। वही बीजेपी सरकार जो इस एक्ट का विरोध किया था संसद में, मतदान में भाग नहीं लिया था, आज सत्ता में है। इसलिए उस कानून के प्रति कितना डेडिकेशन बीजेपी का है, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन जब कानून बन गया तो यह संविधान का हिस्सा हो गया, और जब तक इस एक्ट में कोई अमेंडमेंट नहीं हो, यह संविधान का अंश है और हम लोग इसे लागू करने के लिए कमिटेड हैं। एक बात यह पृष्ठभूमि हो गई। और वर्तमान संदर्भ, अब जहाँ तक आज जो है काशी, मथुरा या अन्य क्षेत्रों की जो विवाद चल रही है, उस क्षेत्र में इस एक्ट की आच्छादन कितना है, इसको इस शब्द से आप समझ सकते हैं कि इस एक्ट में कहीं भी प्रेयर शब्द का नहीं है। प्रेयर प्लेस एंड वर्शिप प्लेस में अंतर नहीं किया गया है। साधारण टेम्पल, मस्जिद, प्रेयर प्लेस और तीर्थ स्थल में अंतर नहीं किया गया है। अतः जहाँ तीर्थ स्थल पर और साधारण प्रेयर स्थल में विवाद हो, तब क्या होगा? जबकि जो एंशियंट मॉन्यूमेंट्स की बात है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की बात है और आर्कोलॉजिकल साइट की बात है, इससे अलग रखा गया है इस एक्ट के तहत। अतः इस एक्ट की सीमाएं बहुत सीमित है। इसलिए हम समझते हैं कि जो भी तीर्थ स्थल पर अभी विवाद चल रहा है, वह विवाद इस एक्ट के द्वारा आच्छादित है या नहीं, यह व्याख्या के विषय है। और माननीय न्यायालय और बड़े बड़े बैरिस्टर, वकील इसकी डेली व्याख्या कर रहे हैं। अब देख ही रहे होंगे टीवी पर आजकल बहस के दौरान इसकी व्याख्याएं हो रही है। प्रेयर स्थल और वर्शिप प्लेस में, साधारण टेम्पल और पिलग्रिमेज तीर्थ स्थल में क्या अंतर है, तीर्थ स्थल पर यह कितना लागू होगा, यह अलग सी बातें हैं। फिर प्रश्न है कि इसके बेसिक कैरेक्टर, जो एक्ट का जो प्रोविज़न है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का, कि इसके बेसिक कैरेक्टर को बदला नहीं जाएगा। जिस धर्म के बेसिक कैरेक्टर है, तो इस किसी धर्म का बेसिक कैरेक्टर के अंतर्गत आता है, इसके लिए कहीं न कहीं अध्ययन सर्वेक्षण से इसे अलग नहीं किया जा सकता है। जो जिस स्वरूप में है वह उसी स्वरूप में रहे, लेकिन उस स्वरूप का अध्ययन और सर्वेक्षण को विवाद में नहीं लाया जा सकता है। मेरा अपना यह मानना है। ठीक है, यह दूसरी चीज़ है। तो हो सकता है नमाज, पूजा पाठ, कहीं पूजा स्थल कुछ भी हो सकता है, इसमें कहीं कोई बात की विवाद नहीं है। इसलिए आज जो है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का मेरा चर्चा का उद्देश्य है कि देश में वर्तमान जो संदर्भ चल रहा है, उस संदर्भ में इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के क्रम में प्रेयर स्थल और वर्शिप प्लेस में अंतर की जाए, प्रेयर स्थल और पिलग्रिमेज में अंतर की जाए तीर्थ स्थल में, और साथ ही साथ इसके जो प्रोविज़न है कि आपसी सेटलमेंट से भी सहमति की जाए, उस पर भी एक एमिकेबल वातावरण में इस समस्या का समाधान किया जाए और प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की थीम को नई व्याख्याएं के साथ इम्प्लीमेंट की जाए और आम लोगों की भावनाओं, चूँकि जस्टिस के संदर्भ में कहा गया है कि जस्टिस जो है नेचुरल जस्टिस की बात की गई है। बिना नेचुरल जस्टिस, लिखित बातें कुछ हो, लेकिन नेचुरल जस्टिस के आलोक में न्याय होनी चाहिए, जस्टिस में बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि अव्यवस्था फैल जाए, जस्टिस को हमेशा बैलेंस बना करके चलना है। दूसरी चीज़ है कि जस्टिस के संदर्भ में कहा गया है, लॉ के संबंध में कहा गया है, जनरल विल, जो टी.एच. ग्रीन वगैरह का जो फिलॉसफी देखेंगे
उसमें एक्चुअल विल, रियल विल एंड जनरल विल का कंसेप्ट है। जनरल विल जो है पर आधारित लॉ ही सबसे परफेक्ट लॉ है, इसलिए जनरल विल के आलोक में इस एक्ट की व्याख्याएं होनी चाहिए। इस संदर्भ में जो एक आम नागरिक प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को समझता है, उसको ध्यान में रखकर मैं अपने विचार आम नागरिकों को समझने के लिए पेश कर रहा हूँ। मेरा कोई उद्देश्य किसी के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, बल्कि एक्ट की पृष्ठभूमि, एक्ट के कंटेंट और एक्ट की व्याख्या कैसे की जाए, जो अभी प्रतिदिन टीवी पर विवाद चल रहा है, न्यायालय में इस पर चर्चाएं चल रही है, उस संदर्भ में मैं अपना विजन, अपने विचार आम लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आम लोगों से अनुरोध है कि इसको देखें, समझें और एक एमिकेबल वातावरण में, एक सहर्ष स्वीकार्य वातावरण में, आपसी भाईचारा और प्रेम के संदर्भ में इस एक्ट की व्याख्या और इम्प्लीमेंटेशंस की दिशा में आगे बढ़ा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और अगर यह मेरा व्याख्या अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।